आज हम एक ऐसे शख्स के विचारों के दुनिया में उतरने जा रहे हैं जिन्हें वॉरेन बफे अपना राइट हैंड मैन कहते थे। चार्ली मंगर। हाँ, और हमारे पास उनकी किताब पुअर चार्लीज एल्मनैक से उनके कुछ भाषण, बातचीत और उनके परिवार से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि मंगर क्या सोचते थे, नहीं, बल्कि ये समझना कि वो कैसे सोचते थे। ये सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है। सही कहा। ये तो एक बेहतर और समझदार जिंदगी जीने का एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा खाका है। बिल्कुल। मंगर का एक सबसे बड़ा आइडिया था ज्ञान का एक ढांचा बनाना। हाँ, एक फ्रेमवर्क, जिसे वो लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स कहते थे। लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स। उनका मानना था कि अलग अलग तथ्य याद रखना बेकार है जब तक कि वो विचारों के एक मजबूत फ्रेमवर्क पर टिके ना हो। बिल्कुल, जब तक वो आपस में जुड़े ना हों। तो चलिए इस अनोखे दिमागी फ्रेमवर्क को ही समझने से शुरू करते हैं। तो चार्ली मंगर थे कौन, कहां से आते थे वो? उनकी जड़ें ओमाहा, अमेरिका के मध्य पश्चिमी मूल्यों से जुड़ी थीं। जीवन भर सीखना, बौद्धिक जिज्ञासा और सच्चाई के प्रति एक तरह की दीवानगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनका अंदाज किसी उपदेशक का नहीं था। नहीं, वो तो बहुत मजाकिया थे और हमेशा उल्टा सोचते थे। हाँ, उनका एक पसंदीदा फलसफा था, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। उल्टा सोचो, हमेशा उल्टा सोचो। बिल्कुल। वो कहते थे कि कई मुश्किल समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें उल्टा करके देखो। जैसे सफलता कैसे पाएं ये सोचने के बजाय ये सोचो कि असफलता की गारंटी कैसे मिलेगी और फिर उन चीजों से बचो। कमाल है। लेकिन उनके इस नजरिए की जड़ें कहीं तो होंगी, उनके शुरुआती जीवन के अनुभवों में। हाँ, आप 1930 के दशक की महामंदी की बात कर रही हैं, है ना? जी बिल्कुल। उसका बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने उस दौर में लोगों को भयानक गरीबी में जीते देखा था और ये देखा कि कैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग सड़कों पर आ गए थे, एक सैंडविच के बदले में कोई भी काम करने को तैयार थे। इस अनुभव ने तो उनके मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी होगी। हाँ, इसने उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। वो कहते थे, मैं अमीर इसलिए नहीं बनना चाहता था कि मेरे पास फरारी हो। मैं अमीर इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं स्वतंत्र हो सकूं। सही, ताकि कोई मुझे वो करने को ना कह सके जो मैं नहीं करना चाहता। और यहीं से कहानी में वॉरेन बफे की एंट्री होती है। हाँ, कहते हैं कि उनकी पहली मुलाकात ही किसी फिल्मी सीन जैसी थी। अच्छा? एक कॉमन दोस्त ने उन्हें डिनर पर मिलवाया और उस शाम वो दोनों घंटों तक व्यापार, इतिहास, दर्शन, हर विषय पर बात करते रहे, जैसे एक दूसरे के दिमागी जुड़वा भाई मिल गए हों। बिल्कुल। उनके एक दोस्त ने बाद में बताया भी था, वॉरेन को लगा कि चार्ली दुनिया के सबसे चतुर इंसान है और चार्ली को भी वॉरेन के बारे में ठीक यही लगा। वाह! और ऐसा उन दोनों के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तो चलिए उनके उस सबसे बड़े आइडिया पर वापस आते हैं। ये मेंटल मॉडल का ढांचा बनाने की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में प्रैक्टिकल है? बहुत अच्छा सवाल है। एक आम इंसान इतने सारे अलग अलग विषयों का विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? देखिए, मंगर का मतलब ये नहीं था कि आप हर विषय में पीएचडी करें। अच्छा? उनका मतलब था कि आप हर बड़े विषय के सबसे बड़े विचार को समझें, उसका जो सार है। सार जैसे? कोई उदाहरण? जैसे इंजीनियरिंग से आप बैकअप सिस्टम का आइडिया ले सकते हैं, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ओके। जीव विज्ञान से विकासवाद का आइडिया, या गणित से कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का आइडिया। अच्छा, तो हर फील्ड का निचोड़ समझना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक या दो ही मॉडल है तो आप हर समस्या को उसी नजरिए से देखेंगे। हाँ, जैसा कि कहावत है, जिस आदमी के पास सिर्फ हथौड़ा होता है उसे हर समस्या कील की तरह लगती है। सही बात है। आप एक अर्थशास्त्री से पूछेंगे तो वो हर समस्या का हल इंसेंटिव में ढूंढेगा, एक इंजीनियर सिस्टम में ढूंढेगा। मंगर का कहना था कि आपके पास ये सभी औजार होने चाहिए, और इन सब औजारों में से वो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा जरूरी मानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि इंसानी दिमाग कितना इम्परफेक्ट है, कितना बायस है। शॉर्टकट लेता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है ताकि तेजी से फैसले ले सके। मंगर कहते थे कि हमारी परसेप्चुअल अपैरेटस में ही शॉर्टकट हैं। परसेप्चुअल अपैरेटस दुनिया को देखने और समझने की हमारी क्षमता में। हाँ, ये ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है, जहां हमारी आंखें हमें वो दिखाती हैं जो सच नहीं है। अच्छा। इसी तरह हमारे सोचने के तरीके में भी कई शॉर्टकट हैं जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। जो इन शॉर्टकट को समझता है वो आपको कुछ भी यकीन दिला सकता है। और जब ये सारे मॉडल और दिमागी शॉर्टकट्स एक ही दिशा में काम करने लगे तब क्या होता है?
तब होता है वो जिसे मंगर लोलापालूजा इफेक्ट कहते थे। लोलापालूजा इफेक्ट, ये क्या है? यह कोई साधारण जोड़ नहीं है, यह एक तरह का धमाका है। जब 2, 3 या 4 ताकतें एक ही दिशा में काम करती हैं तो नतीजा बहुत बड़ा और अप्रत्याशित हो सकता है। तो ये एक तरह से ताकतों का संगम है, जैसे शायद 2008 के वित्तीय संकट में हुआ था। हाँ बिल्कुल। जहां लालच, गलत इंसेंटिव्स, जटिल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और नियामकों की लापरवाही, ये सारी ताकतें एक ही दिशा में काम कर रही थीं। और एक भयानक नतीजा सामने आया। वो एक नकारात्मक लोलापालूजा का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन ये सकारात्मक भी हो सकता है। अरे बिल्कुल, जैसे इंटरनेट के शुरुआती दिनों में घटती कंप्यूटिंग लागत, बढ़ता नेटवर्क इफेक्ट और वेंचर कैपिटल की उपलब्धता, इन सब ने मिलकर एक तकनीकी क्रांति को जन्म दिया। मंगर कहते थे कि आपको इन लोलापालूजा पलों को पहचानना सीखना होगा। चलिए, अब उनके निवेश के फलसफे पर आते हैं। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि चार्ली किसी भी सौदे की कमजोरी को 60 सेकंड में पहचान लेते हैं। ये कैसे मुमकिन था? ये इसलिए मुमकिन था क्योंकि उनके निवेश के सिद्धांत उनके जीवन के सिद्धांतों से ही निकले थे। वो किसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो क्या करते थे? वो अपने मेंटल मॉडल्स के पूरे ढांचे का इस्तेमाल करते थे। और इसकी शुरुआत होती है जोखिम, रिस्क से। जोखिम से? हाँ, उनके लिए हर निवेश का विश्लेषण जोखिम को मापने से शुरू होता था। सुरक्षा का मार्जिन रखो और संदिग्ध चरित्र के लोगों से हमेशा बचो। ठीक है, तो जोखिम को समझना पहला कदम है। लेकिन असल दुनिया में जब बाजार गिर रहा हो या सब लोग किसी एक शेयर के पीछे भाग रहे हों, तो भीड़ के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अपनी सोच पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। शायद यहीं पर उनका दूसरा सिद्धांत यानी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस काम आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये स्वतंत्रता हवा में नहीं आती। तो कहाँ से आती है? ये आती है तैयारी से। जब आपने अपना होमवर्क किया हो, जब आपने उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को अंदर बाहर से समझ लिया हो, तभी आप में भीड़ के खिलाफ खड़े होने का आत्मविश्वास आता है। मंगर के लिए जीतने की इच्छा से ज्यादा जरूरी है तैयारी करने की इच्छा। वो लगातार पढ़ते थे। ये बात तो समझ आती है, लेकिन इतनी सारी तैयारी करने के बाद तो एक्शन लेने का मन करता है, कुछ खरीदने या बेचने का। मंगर का इस बारे में क्या सोचना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उनका अगला और शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत काम आता है, धैर्य। धैर्य? हाँ। तैयारी आपको आत्मविश्वास देती है, लेकिन धैर्य उस आत्मविश्वास को सही मौके पर इस्तेमाल करने की काबिलियत है। वो कहते थे कि निवेश बेसबॉल की तरह है। लेकिन यहाँ आपको हर गेंद पर बल्ला घुमाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप इंतजार कर सकते हैं तब तक जब तक कि आपको अपनी पसंदीदा गेंद ना मिल जाए। और जब वो पसंदीदा गेंद, वो परफेक्ट मौका आता है, तब आता है उनका अगला सिद्धांत, निर्णय, मतलब फैसला लेने की क्षमता। हाँ, जब सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हों, जब आपको एक ऐसा मौका दिखे जो बहुत कम मिलता है, तो छोटा मोटा दाव नहीं लगाना है। तब आपको पूरी हिम्मत से बड़ा दाव लगाना है, क्योंकि अच्छे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। ये तो एक पूरी फिलॉसफी है, जोखिम से शुरू होकर तैयारी और स्वतंत्रता के रास्ते, धैर्य से इंतजार करके सही मौके पर निर्णायक फैसला लेना। लेकिन ये सब करने के लिए एक चीज सबसे जरूरी होगी, ये जानना कि आप किस खेल में माहिर हैं और किस में नहीं। और वही उनका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपने योग्यता के दायरे, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को समझना। अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। हाँ, ये जानना कि आप क्या जानते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना कि आप क्या नहीं जानते। इसे समझाने के लिए वो मैक्स प्लैंक और उनके ड्राइवर की एक कहानी सुनाते थे। हाँ, ये कहानी तो बहुत मशहूर है। मैक्स प्लैंक नोबेल पुरस्कार विजेता, जर्मनी भर में क्वांटम मैकेनिक्स पर एक ही लेक्चर देते देते थक गए थे। एक दिन उनके ड्राइवर ने, जिसे पूरा लेक्चर शब्द दर शब्द रट गया था, कहा, प्रोफेसर, आज म्यूनिख में मैं आपकी जगह लेक्चर देता हूं और आप मेरी ड्राइवर वाली टोपी पहनकर पहली लाइन में बैठ जाइए। और प्लैंक मान गए? हाँ, वो मान गए। ड्राइवर ने बिना किसी गलती के पूरा लेक्चर दे दिया। लेकिन फिर किसी ने एक मुश्किल सवाल पूछ लिया। हाँ, एक प्रोफेसर ने बहुत ही तकनीकी सवाल पूछा, पर ड्राइवर घबराया नहीं। उसने जवाब दिया। मुझे हैरानी है कि म्यूनिख जैसे उन्नत शहर में कोई इतना आसान सवाल पूछ रहा है। ये सवाल इतना सरल है कि इसका जवाब देने के लिए मैं अपने ड्राइवर को बुलाऊंगा। क्या शानदार कहानी है ना? ये दिखाती है कि सिर्फ ज्ञान का दिखावा करना, यानी ड्राइवर नॉलेज रखना,
कितना खोखला हो सकता है। और मंगर के लिए ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, है ना? सुनने में आया है कि वे इन सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में, यहाँ तक कि अपने बच्चों की परवरिश में भी इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, उनके सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं थे, वो उन्हें जीते थे। जैसे उनके बेटे चार्ल्स मंगर जूनियर ने एक कहानी सुनाई। एक बार वे परिवार के साथ स्की वेकेशन से लौट रहे थे। बर्फबारी हो रही थी और घर पहुंचने की जल्दी थी। रास्ते में चार्ली ने अपनी जीप में गैस भरवाने के लिए गाड़ी रोकी। इसमें अजीब क्या था? अजीब ये था कि जीप का टैंक पहले से ही आधा भरा हुआ था। अच्छा। उनके बेटे ने पूछा कि हम रुक क्यों रहे हैं, हमें तो जल्दी है। इस पर चार्ली ने कहा, चार्ली, जब तुम किसी दोस्त से कुछ उधार लेते हो तो उसे हमेशा बेहतर स्थिति में लौटाओ। वाह, वो जीप उनके दोस्त की थी। हाँ, एक छोटा सा काम, लेकिन दोस्ती निभाने का एक बहुत बड़ा सबक। और उनकी बेटी वेंडी मंगर की भी कुछ कहानियां हैं जो उनकी परवरिश के तरीके को दिखाती हैं। हाँ, वेंडी बताती हैं कि एक बार वो अपने परिवार के साथ झील पर बने घर में थी। तूफानी मौसम था और वो नाव से किराने का सामान लेकर आईं, लेकिन अखबार लाना भूल गईं। चार्ली ने गुस्से या डांट के बिना सिर्फ एक वाक्य कहा, वापस जाओ और अखबार लेकर आओ और फिर कभी मत भूलना। और वेंडी को उस तूफान में नाव लेकर वापस जाना पड़ा। हाँ, जाना पड़ा। आज के जमाने में कोई ऐसा करे तो शायद बुरी पेरेंटिंग कहलाएगा, लेकिन इसके पीछे का सबक बहुत गहरा है कि जिम्मेदारी से भागने का कोई विकल्प नहीं है। सही। एक और किस्सा है जब वेंडी ने गलती से कार की चाबियों का गुच्छा झील में गिरा दिया। ओहो। चार्ली ने शांति से कहा, जब तक चाबियां न मिल जाएं, घर मत आना। और वेंडी ने 2 घंटे तक ठंडे पानी में गोता लगाया और जब सूरज डूब रहा था तब जाके उन्हें चाबियां मिली। ये कहानियां क्रूर लग सकती हैं। हाँ, लेकिन ये जिम्मेदारी और विश्वसनीयता के वो सबक थे जो मंगर अपने बच्चों को देना चाहते थे। ये वाकई कमाल है कि कैसे वो अपने हर काम में एक सिद्धांत को जीते थे, और इसी उल्टा सोचो वाले सिद्धांत का इस्तेमाल उन्होंने 1986 के ग्रेजुएशन भाषण में किया था, है ना? हाँ, और वो भाषण लाजवाब था। आमतौर पर ऐसे मौकों पर लोग सफलता के नुस्खे बताते हैं, और मंगर ने उल्टा किया। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि अगर किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद करनी हो तो उसकी गारंटी कैसे पाई जा सकती है। किसी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो क्या थे वो नुस्खे? मेरा मतलब है बर्बादी के नुस्खे। पहला, मूड बदलने या समस्याओं से भागने के लिए केमिकल यानी ड्रग्स और शराब का सहारा लेना। उन्होंने अपने 4 करीबी दोस्तों का उदाहरण दिया जो बहुत काबिल थे, लेकिन शराब ने उनमें से 3 की जिंदगी बर्बाद कर दी। और दूसरा नुस्खा? दूसरा, ईर्ष्या करना। मंगर कहते थे, ईर्ष्या दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण पाप है, क्योंकि ये अकेला ऐसा पाप है जिसमें आपको जरा भी मजा नहीं आता। सही, सिर्फ दर्द ही दर्द है। और तीसरा था मन में द्वेष रखना, रिजेंटमेंट। हाँ, किसी के लिए मन में कड़वाहट पालना खुद को ही जहर देने जैसा है। चौथा नुस्खा था अविश्वसनीय होना। हाँ, बी अनरिलायबल। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं कर सकते तो आपकी बाकी सारी काबिलियतें बेकार हैं। आप कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, अगर आप भरोसे के लायक नहीं हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। पांचवा था केवल अपने अनुभव से सीखना। बिल्कुल, मंगर का मानना था कि जो इंसान दूसरों की, चाहे वो जिंदा हों या मर चुके, गलतियों और सफलताओं से नहीं सीखता, वो जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकता। और आखिरी नुस्खा शायद सबसे ताकतवर है। हाँ, छठा नुस्खा था जीवन में पहली, दूसरी या तीसरी बड़ी असफलता के बाद हार मान लेना। वो कहते थे कि जिंदगी हर किसी को बड़े झटके देती है। जो इन झटकों से टूटकर बिखर जाता है वो वही रह जाता है, जो उठकर आगे बढ़ता है वही कामयाब होता है। उनका संदेश साफ था, अगर आप सिर्फ इन 6 चीजों से बच जाएं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब ब्रिलियंट बनने की कोशिश मत करो, बस बेवकूफी करने से बचो। बिल्कुल यही। तो अगर हम चार्ली मंगर की पूरी फिलॉसफी का सार निकालें तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से ये अलग अलग विषयों से सीखकर ज्ञान का एक मजबूत ढांचा बनाना है। अपनी सीमाओं को जानना, हमेशा उल्टा सोचना, और हर दिन थोड़ा और समझदार बनने की एक नैतिक जिम्मेदारी समझना। बिल्कुल। मंगर की सफलता किसी एक तरकीब या शॉर्टकट का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये जीवन भर सीखने, सोचने और ईमानदारी से व्यवहार करने की एक पूरी प्रणाली थी। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, हर दिन जब आप सोने जाएं तो सुबह से थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान बनकर जाएं। दिन ब दिन एक एक इंच करके आप आगे बढ़ते हैं, बस यही तरीका है। बिल्कुल। मंगर का मानना था कि मनोविज्ञान के प्रोफेसर अक्सर ईर्ष्या जैसी सबसे ताकतवर मनोवैज्ञानिक ताकतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये इतनी बुनियादी चीज है कि मूसा को भी इसके बारे में पता था। ये बात सोचने वाली है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, हमारी अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में वो कौन सी सबसे शक्तिशाली और स्पष्ट सच्चाइयां हैं
जिन्हें हम सब आश्चर्यजनक रूप से अनदेखा कर रहे हैं।